कि मुझे टिकट दिया जा रहा था विधानसभा का नूरपुर से। माई फर्स्ट लव इज ऑर्गेनाइजेशन। आप हैं इंदू जी हैं, आप दोनों में से किसी को ग्रूम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। देखिए आपके आप तो बड़े पुराने हमारे मित्र हैं, तो आप मेरा जो नेचर है, मेरी जो प्रकृति आपको बली मानती है, आप जानते हैं। तो लगता नहीं कांगड़ा एक लीडरलेस हो चुका है बीजेपी में, जो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। क्यों कांगड़ा में क्यों लीडर्स नहीं है? आपको किसने बोल दिया? नहीं, आप बताइए ना, यहाँ से ना स्टेट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, ना यहाँ से सीएम बन रहे हैं। उसी से थोड़ा लक्ष्मणता जी बड़ी तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली बहुत ज़बरदस्त है। आपको क्या लगता है? धूमल जी और सुक्खू जी के बीच तुलना करनी हो बतौर सीएम, तो आप क्या दोनों में डिफरेंस देखते हैं? धूमल जी की जो एक्सेसिबिलिटी थी, उनकी जो शालीनता थी, और कार्यकर्ता, नीचे तक के कार्यकर्ता का नाम तक पता था। रणवीर सिंह निक्का जो विधायक है वहाँ से, बड़े फेवरेट आपके एमएलए हैं, वो क्यों? जमीन पे रहने वाला वो कार्यकर्ता है। राकेश पठानिया जी के साथ बड़ा कम दिखते हैं आप। शांता जी का बड़ा आशीर्वाद रहा आपके ऊपर, तो वो क्यों रहा और क्या सीखा आपने उनसे? एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को लेकर जो धन की कमी है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर पा रहे हो? धर्मशाला के लिए आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाद में 70% देरा में भेज दी। जो 30% बची है वो क्यों नहीं आप खोल रहे हो? 30 करोड़ रुपया नहीं है। इससे बड़ा अन्याय कांगड़ा के साथ क्या हो सकता है, मुझे बताइए। अगर शिमला पहुंच सकती है ट्रेन, तो चंबा क्यों नहीं पहुंच सकती? कि जिस समय मैंने ये बैंक संभाला था जी, 56 करोड़ के घाटे में बैंक था, 87 करोड़ के प्रॉफिट पे मैं छोड़ के गया था। एक्चुअली ना फालतू की बातों का मैं जवाब देता नहीं ज़्यादा। मोदी जी से जो सीखा मैंने, सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी, गणेश परिक्रमा मत करिए। कि यदि हिमाचल प्रदेश में कल्चरली सबसे रिच कोई जगह जिला है, चंबा है। कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, फल मीठा ही होता है। आज हमारे साथ जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, इनको कई वर्षों बाद फल मिला है और वो मीठा मिला है। करीब 45 वर्ष से ये राजनीति में हैं और कई संघर्ष इन्होंने झेले, लेकिन इनकी आदत है कि चुपचाप राजनीति में चलते रहते हैं, कभी ये शो ऑफ नहीं करते हैं। और बहुत इन्होंने प्रयास किया टिकट मिलने को लेकर, लेकिन टिकट मिलती नहीं थी। लेकिन इनको 2024 में टिकट मिली लोकसभा की, और 2.5 लाख वोटों से ये जीते। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी हैं, एमपी चंबा कांगड़ा लोकसभा। सर, वेलकम टू धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया आपके इस प्रेस्टिजियस चैनल में आपस में वार्तालाप करने का। आपका पेशा डॉक्टरी है, पर डॉक्टरी करते करते आप राजनीति में कैसे आ गए? डॉक्टरी मेरी रोजी रोटी है, और राजनीति में कैसे आ गया ये तो बड़ा लंबा इतिहास है मेरे जीवन का। छात्र जीवन से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और 78 की बात है ये फॉर्मली तो 80 में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर ली थी, लेकिन शायद 79 में मैं धर्मशाला कॉलेज का सचिव बन गया था। अच्छा, एससीए का। अच्छा है। और उससे पहले, अगर उसके पीछे भी पहले चले जाएं, तब तो बड़ा कांग्रेस का यहाँ पे एनएसवाई का गढ़ होता था। गढ़ था वहाँ, बिल्कुल गढ़ था। तो मुझे धर्मशाला, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो ये इस स्कूल में भी चुनाव होते थे। अच्छा, तब भी मैं स्कूल मॉडल मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी बना था। अच्छा, ये नई बात बताइए आपने कि स्कूल में भी पॉलिटिकल चुनाव होते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जनरल सेक्रेटरी बना था। अच्छा, और जितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जितने स्टूडेंट कंसर्निंग जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, उनको देखने का जिम्मा मेरा ही था। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तब से ये राजनीति का बीज मेरे मन में बो दिया गया था। और उससे पहले अगर बात करें, तो मुझे लगता है शायद 8-9 साल की उम्र में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। वो मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो 8-10 साल की उम्र में बच्चा खिलौना से फुर्सत नहीं लेता है, उसको खिलौने चाहिए होते हैं। तो आरएसएस और आरएसएस का हाथ में डंडा और उसकी एक्सपीरियंस, उसका डिसिप्लिन। हाँ, शुरू में तो अजीब लगा था हमें,
क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता। आपका इंटरेस्ट कैसे जागा था उसमें? शुरू शुरू में तो अजीब लगा, क्योंकि वहाँ प्रचारक होते थे, वो उनके संपर्क में एक बार हम लोग आ गए, तो एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई साहब को वो जानते थे। अच्छा, और उसके वो बाद कितने बड़े थे आपसे वो? 4 साल बड़े थे। अच्छा, वो भी आरएसएस में थे? नहीं, अच्छा। उनका संपर्क था उनके साथ, पर लेकिन मुझे लगता है कि ये सौभाग्य मेरे भाग्य में था। राजनीतिक भाग्य का ख्याल है, तो मेरे भाग्य में था, तो मैं उनके संपर्क में आया। शुरू शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता था कि सुबह जब वो खिड़की मेरी खटका देते थे, बच्चे तो 9 बजे नहीं उठते। 5-6 बजे उन्होंने उठाना। लेकिन उसके बाद उस शाखा में जाके जो खेल करवाते थे वो, अच्छा। और उन खेल में भी संगठन की भावना, देश के प्रति प्रेम अच्छा। और राष्ट्र के प्रति प्रेम, वो ऐसा एक बीज मेरे मन में बो दिया गया उस समय। बोर नहीं और होते थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि शुरू शुरू में थोड़ी समस्या थी, लेकिन उसके बाद इतना आनंद आना शुरू हो गया कि फिर मुझे उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मैं स्वयं शाखा में सुबह पहुंच जाता था। अच्छा। यहाँ दयानंद स्कूल है दीप बाजार के नीचे, अच्छा। वहाँ हमारी शाखा लगती थी, वहाँ हम पहुंचते थे। और इस तरह से फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कॉलेज के बाद फिर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला में चला गया, वहाँ और परिपक्व हो गए संगठन की दृष्टि से। सोचा था कि जब आप आयुर्वेद कॉलेज गए, जब आपने डीएमएम्स की डॉक्टरी, फिर आप डॉक्टर बन गए, या मैंने कभी चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, सिर्फ मैंने डॉक्टरी करनी है? नहीं, मेरे मन में तो शुरू से था, क्योंकि पपरोला आयुर्वेद महाविद्यालय में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना, अच्छा, ऐसे वहाँ भी राजनीति? वहाँ भी बने। तो इसके चलते फिर ये निर्णय कर लिया गया था कि कम से कम सरकारी सेवा में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये निर्णय कर लिया था? हाँ, सरकारी सेवा। ऑफर हुआ था सरकारी सेवा? हाँ जी, ऑफर हुई थी सरकारी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन नहीं। सरकारी सेवा में नहीं जाएंगे, और अपना क्लिनिक शुरू किया। मुश्किल नहीं होता है कि जब आप सरकारी सेवा को ठुकरा देते हो, क्योंकि आपको आपको पर मंथ रेगुलर इनकम मिलती है, और प्राइवेट में तो नए व्यक्ति के लिए, जब डॉक्टर बना है उसको इस लेवल पे मरीज नहीं, मतलब लोग जानते नहीं है, एक सिस्टम सेट करना टफ नहीं होता ये? यूँ कहा भी है ना, अगर आपको फूल चाहिए तो कांटों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमने निर्णय कर लिया था उस समय मैंने, और अपना क्लिनिक शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि 92 में, 91 या 92 में मेरा क्लिनिक शुरू हो गया। ओके। और उसके बाद साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो युवा शाखा है, अखिल भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसमें ज्वाइन कर लिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है, अब तो आप देखते हैं कि एकदम से सीधे जिला स्तर और प्रदेश स्तर पे नेता बन जाते हैं। मैंने, जो मेरा जसूर बूथ है, अच्छा, उस बूथ के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते अपना करियर, राजनीतिक जीवन शुरू किया था। अच्छा, इस तरह से सिस्टम चलता है। उसके बाद चलते चलते युवा मोर्चा के महामंत्री जिला के, फिर उस टाइम तो मोदी जी प्रभारी होते थे। हाँ, अब आप मोदी जी युवा प्रभारी, मोर्चा के महामंत्री थे या हाँ, प्रभारी थे। तो उनसे क्या सीखने को मिलता था उस टाइम मोदी जी से? क्या शैली देखी आपने कि ये व्यक्ति कभी बड़े अलग स्तर पे जाएंगे? मोदी जी से जो सीखा मैंने, सबसे बड़ी चीज ये सीखी, गणेश परिक्रमा मत करिए। मीटिंग मीटिंग लेते थे आपकी तब? जी जी बिल्कुल। तो डर लगता था मतलब? गणेश परिक्रमा मत करिए, अपना काम करिए और अपने काम पे ही फोकस करिए। किस तरह से मीटिंग लेते थे वो मोदी जी उसका? मैं आपको एक दृष्टांत बता देता हूँ। एक ज्वाला जी में सभी मोर्चों की एक बार उन्होंने बैठक ली थी, मोदी जी ने, मोदी जी ने। बतौर हिमाचल प्रभारी? हाँ जी, और आप युवा मोर्चा के? जिलाध्यक्ष के नाते में वहाँ था। ठीक है। तो वो जो हॉल था, उस हॉल पे बहुत से स्लोगन्स लिखे थे, अच्छा। बहुत से स्लोगन्स लिखे थे। तो जैसे वो बैठक लेना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप में से किस किस ने ये स्लोगन्स पढ़े हैं, अच्छा। कौन ध्यान देता है। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप जाइए, और आधे घंटे के बाद मैं फिर से बैठक लूंगा। अच्छा। फिर पूछा कि किस किस ने क्या स्लोगन पढ़ा और कौन सा स्लोगन अच्छा लगा। अच्छा। सबने अपनी अपनी बात बताई, मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। तो मुझे पूछा, जब मेरी बारी आई, युवा मोर्चा की बारी आई, कि भाई आपने क्या देखा। मैंने कहा जी मैंने ये, मुझे बहुत अच्छा लगा स्लोगन। वो लिखा था कि संगठना के आराधन में साधक बन अभिराम चलो। अच्छा, मैंने कहा जी मुझे ये अच्छा लगा। सातक बंद अभिराम चलो।
तो मोदी जी ने कहा कि बस यही करते रहो। वो एक बहुत बड़ा संदेश भी था, बहुत बड़ा सबक भी था, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, उन कार्यकर्ताओं में से हूँ कि जो मैंने वो पढ़ा और जो उन्होंने कहा उस पे चलने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मीटिंग उनकी बड़ी हार्ड होती थी, मतलब डर लगता था मीटिंग में जाने का, जो तैयारी करके नहीं जाते थे इस तरह से? उनके बड़ा फोकस्ड रहता था। मैं एक और दृष्टांत सुनाता हूँ आपको। अच्छा। नूरपुर का उपचुनाव था, हम्म। राकेश पठानिया जी को टिकट मिला था, कब की बात है ये? 1999 की होगी उपचुनाव, है ना? शायद, अब मुझे 1999 में उपचुनाव था और राकेश पठानिया को पार्टी की ओर से टिकट मिला था। तो ये हमारे प्रभारी थे। अच्छा। तो मेरी ही ड्यूटी लगी कि मैं उनको पठानकोट रेलवे स्टेशन से लेके, वो जो कार्यक्रम 4 मीटिंग्स रखी थी उन्होंने, उस पर रात को भोजन करवा के उनको ट्रेन से वापस दिल्ली जाना था। जो ट्रेन से सफर करते थे। हाँ जी। तो मेरी ड्यूटी थी। तो जैसे ही मैं ट्रेन पे उनको रिसीव किया तो उन्होंने आते ही पहले मेरा नाम, क्या करते हो, क्या जिम्मेवारी है, सारा पूछा? और वहीं रेलवे स्टेशन पे पूछ लिया कि आज का शेड्यूल क्या है। पूरे दिन का? हाँ, अच्छा। कहाँ कहाँ बैठक है, उस बैठक से दूसरी बैठक का स्थान की दूरी कितनी है, उसके बाद कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे ट्रेन है, और कितने बजे ट्रेन के लिए निकलना है, अच्छा, वापसी का भी सारा? सारा उन्होंने मुझसे पूछा। तो बैठक शुरू हो गई। ये पहली बैठक जसूर में थी, उसके बाद अगली बैठक सदुआ वहाँ थी, उसके बाद अगली बैठक जोंटा में थी, और अंतिम बैठक रहन में थी। मतलब उस कंस्टिट्यूंसी के चारों कॉर्नर्स कंप्लीट किया हमने। कंप्लीट किए। और अब बड़ा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि कोई जनसभा नहीं है, अच्छा, ये मीटिंग। कार्यकर्ताओं की बैठक है। अच्छा। उन कार्यकर्ताओं की बैठक है जिन्होंने चुनाव लड़वाना है। अच्छा। मैं केवल उनसे मिलूंगा, अच्छा। कोई भीड़ नहीं चाहिए। और वो भी अगर रहन की बैठक है तो रहन जोन के जो कार्यकर्ता सिर्फ वही होंगे, और कोई कार्यकर्ता नहीं होगा। कैंडिडेट बिल्कुल नहीं होगा, कैंडिडेट अपना काम करे। अच्छा। पहली बैठक हो गई, और पहली बैठक में मुझे लगता है कि 20 कम से कम कुछ 43-46 कार्यकर्ता थे ठीक। उस जोन के। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि बैठक कैसे लेनी है। अच्छा। सब लोग वैसे बैठे थे अपने उससे, अच्छा। ठीक से बैठाया, और उन्होंने कहा कि बोलने वाला और सुनने वाला, अंतिम, उनका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, मीटिंग का उन्होंने एक डिसिप्लिन बताया कि मीटिंग ऐसे होती है, ऐसे मीटिंग आई होती है। कांटेक्ट हाँ, इकट्ठा होना। जो बोल रहा है और वो जो अंतिम श्रोता सुन रहा है, अगर उनका आई कांटेक्ट है, तब उसको समझ आएगा कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। अच्छा। ये संदेश पहला था उनका। अच्छा। उसके बाद दूसरी बैठक हुई, फिर तीसरी बैठक हुई, फिर चौथी बैठक जब होनी शुरू हुई, तब तक मैं बता सकता हूँ आपको कि करीब करीब 400-450 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इंटरेक्ट कर लिया था। कर लिया। जो अंतिम बैठक थी, उस बैठक में प्रोटोकॉल ये था कि मुझे उठ के पहले थोड़ा परिचय करना था, करवाना था, और उसके बाद मोदी जी ने सबसे बातचीत करनी थी। जैसे मैं खड़ा हुआ, उन्होंने कहा मुझे रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए, रुक जाइए। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता हैं, ये तो मेरे साथ इनकी ड्यूटी है, ये मुझे सुबह लेके आए हैं, रात को मुझे ट्रेन में छोड़ेंगे, तो ये तो मेरे साथ रहेंगे, सारी बैठकों में मेरे साथ रहे। उस समय उस बैठक में मैं बता सकता हूँ कि करीब करीब 250 कार्यकर्ता था। उन 250 कार्यकर्ताओं में उन्होंने 15 लोग, 20 लोग सिंगल आउट कर दिए। अच्छा। बाकी आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। उनको पूछा, आप पहली बैठक में भी थे, आप दूसरी बैठक में भी थे, आप तीसरी बैठक में भी थे, और आप अब भी हो, आपका बूथ कौन सा है ये बताइए। अच्छा, पकड़ लिए उन्होंने। आप बताइए आपका बूथ कौन सा है। ओके। मेंटली बहुत, मतलब कितनी अलर्टनेस प्रेजेंस ऑफ थी, माइंड जो, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी जोरदार है उनकी, कि 250-300 कार्यकर्ताओं में से 15 लोग खड़े कर दिए, आप चारों बैठकों में थे। अच्छा, इस लेवल की प्रेजेंस ऑफ माइंड को बड़ा रेयर उन्होंने होता कहा कि आप उठिए और जाइए। है। अच्छा, भेज भी दिए? भेज दिए, बाहर भेज दिए। अच्छा। और उस जोन के जो कार्यकर्ता थे, केवल वही चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी जी की जो
अलर्टनेस है, कितना फोकस्ड उनका विजन था। और वो आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश नहीं देख रहा है तो पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व देख रहा है। तो ये मेरा सौभाग्य है, पॉपुलर एक पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। मेरा सौभाग्य है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उनका वो सानिध्य प्राप्त हुआ। और मैं जब कार्यकर्ता था वो हमारी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे संगठन के। शांता जी का बड़ा आशीर्वाद रहा आपके ऊपर, तो वो क्यों रहा और क्या सीखा आपने उनसे? जब विद्यार्थी परिषद से कॉलेज की पढ़ाई करके हम लोग निकले, जब मैंने फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्य के नाते ज्वाइन कर ली, तो उस समय सामने शांता जी का चेहरा था, अटल जी का चेहरा था, आडवाणी जी का चेहरा था, और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे संगठन शिल्पी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब उनकी जो विजन है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़ा छोटा हूँ उसका व्याख्यान करने में। उस समय शांता जी हमारे सामने थे, और शांता जी का जो विचार था, शांता जी की जो सोच थी, उसको लेकर मुझे लगता है कि मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता उस समय शांता जी के पीछे भी चलते थे, साथ भी चलते थे। तो उस नाते, एक कार्यकर्ता के नाते उनके साथ उनका सानिध्य मिला। आपको बहुत ब्लेम करते हैं हमेशा, चाहे वो टिकट को लेकर हमेशा पैरवी करते रहे, वो हमेशा आपकी हाँ जी, ये तो उनका बड़ा हमेशा। बड़ा पर आप बड़प्पन। लगता कम पैरवी की है उन्होंने सर। मैं तो एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो कभी आप सोचता ही मुंह से नहीं सुना कभी भी मुझे टिकट चाहिए, लेकिन शांता जी ने कभी हमेशा- सोचता ही नहीं। और मैं तो उसमें विश्वास रखता हूँ कि जो काम पार्टी ने दिया है, जो काम पार्टी देती है, उसमें अपना 100% दो। तो आपको तो बीजेपी में, क्योंकि 45 वर्ष आपको राजनीति में हो गए, एबीवीपी को डाल के, युवा मोर्चा को डाल के, जी, तो बीजेपी में कितना समय हुआ? आपने कब स्टार्ट किया बीजेपी में, एंट्री कब की? मेरी बीजेपी में एंट्री 1989। तब शांता जैसे ही हमने कॉलेज छोड़ा, उसके बाद फिर युवा मोर्चा कार्यकर्ता के नाते आज तक लगे हैं, खम है। उस टाइम से सारा चला। जी, आपका नाम हमेशा टिकट के लिए चलता था। 2019 के जब यहाँ धर्मशाला विधानसभा के चुनाव हुए, तब आपका नाम चला, पैनल में भी आया। फिर लोकसभा के चुनाव 2019 में, उसमें आपका नाम चला। इवन शांता जी ने आपकी पैरवी की, और वो तो खैर हमेशा ही करते हैं, लेकिन मिलते मिलते हमेशा टिकट रह जाती थी। और फिर 2024 में आपको लग रहा था कि शायद फिर से वही ना हो, लेकिन टिकट मिल गई, और आप हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीते, 2.5 लाख वोट से आप जीते। तो टिकट मिलने का कैसे आपको पहले से पता लग गया था, बता दिया था? देखिए, जब जैसे आपने कहा कि बहुत बार मेरा नाम आया, तो पार्टी का बड़प्पन है, पार्टी का आशीर्वाद है कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी के विषय में पार्टी सोचती थी कि चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इस कार्यकर्ता पे विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का। लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा होता ही नहीं था, अच्छा। क्योंकि टिकट, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं था। पार्टी विचार करती थी, करे, पार्टी का तो अधिकार है, कौन सा कार्यकर्ता आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, तो उसमें वो उन्हीं का अधिकार है। लेकिन मेरे मन में कभी ऐसी ना कोई टीस रही। अच्छा। और जब कभी टिकट कटती भी थी तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 मिनट से ज्यादा मुझे कोई दुख होता था। अच्छा। और उसके बाद 5 मिनट के बाद तो हम इस अपना बार कितनी खुशी हुई अपना बस्ता उठाते थे, और जिसको टिकट मिली उसके पीछे चल पड़ते थे। इस बार कितनी खुशी हुई जब टिकट मिली आपको? तो इस बार टिकट जो मिली, मैं तो आपको बताऊं, उस दिन मैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के सबसे दूर दराज का क्षेत्र है, अच्छा। वहाँ पंचायती राज सम्मेलन हमारी पार्टी का चल रहा था, उसमें मुझे मुख्य वक्ता के रूप में भेजा गया था। अच्छा। तो लगता है कि जिस समय ये टिकट मुझे लगता है टीवी पे कहीं अनाउंस हुई होगी, उसके आसपास ही मैं उसके आधे पौने घंटे के बाद घर पहुंचा। फिर जैसे मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। अच्छा। तो जब ये ऐसा आता है ना, तो
दिमाग में नेगेटिविटी भी आती है कि पता नहीं क्या हो गया, अच्छा, आपको पता नहीं था? मुझे नहीं पता था। अगर नूरपुर कौन से? हाँ नहीं, घर के बाहर ही था मैं अभी। अच्छा। तो गेट से अंदर मैंने देखा तो बहुत से लोग हैं, तो मैंने वो मेरे साथ जो गाड़ी चला रहे थे मेरे मित्र है वो, मैंने कहा क्या हो गया पता करो जरा। अच्छा। तो जैसे ही वो गाड़ी वो आगे थोड़ा आगे निकला गाड़ी खड़ी करके, तो जैसे ही मैं आगे गया तो आगे मैंने जब देखा वो चीज ने मेरे को देख लिया, तो उनके चेहरे का हाव भाव देख के मैंने समझ गया कि मैं शायद मुझे टिकट मिल गई है। तो मतलब कि मुझे कभी, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी है, पर कई बार लोकसभा की टिकट, और जिसको दी है उसको पता ही नहीं है। जो दिल्ली नहीं गया टिकट मांगने, जो पार्टी ने जो आदेश किया था, जसूर से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर है वो इलाका, और बहुत दूर दराज का क्षेत्र है। अच्छा। वहां मैं पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करके आ रहा था, मुझे पता नहीं था कि टिकट मिल रही है, और जब घर पहुंचा तो मुझे ये सूचना मिली। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। पर अभी फिर भी होता है कि जब आपको फील्ड में नेता उतारना होता है तो हाईकमान या स्टेट के कुछ लीडर्स होते हैं, सीनियर लीडर्स होते हैं, थोड़ा इशारा कर देते हैं कि आप फील्ड में वर्क करो। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, परिस्थितियां कुछ ऐसी लग रही थी कि शायद इस बार टिकट मिल जाएगा, मन आप? पर लेकिन वो नहीं था कि ये जो टिकट अनाउंस हुई उससे पहले मुझे कोई पता नहीं था। उससे पहले कुछ? ना ना, बिल्कुल। तो अभी आपको लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2025 है अभी, तो आपको क्या लगता है पिछले एक साल में आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? अभी आपने क्या विशेष काम किया है खासकर कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रतिनिधि के नाते मेरा सबसे बड़ा धर्म ये बनता है कि जो पिछले 38 साल से मैंने पार्टी का काम किया है, और मैं उन सब भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में से हूँ जिन्होंने पता नहीं कितने विधायकों के चुनाव में काम किया है, मेरे सामने ही कितने एमपीज बन गए, और मैंने बड़े अग्रणी कार्यकर्ता के रूप में उनके चुनाव में काम किया है। और पिछले 3 जो चुनाव थे, जो मुझसे पहले जो 3 सांसद हुए हैं, चाहे वो शांता जी हुए, आपने चुनाव बहुत लड़ाए हैं। राजेंद्र प्रशांत हुए, चाहे वो स्वर्गीय किशन कपूर जी हुए, इन सब के चुनावों को मैं प्रभारी होता था। हमेशा। और इन लोगों ने अपने लिए इतना काम नहीं किया होगा जितना मैं इनके लिए काम करता था। और कई बार कहते थे भी है, वर्कर्स भी कहते थे कि यार चुनाव लड़ते हैं चुनाव नहीं लड़ा जा, चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसे कई चीजें। खैर, तो इसलिए ना, तो उसमें मुझे लगता था कि जब हमारे सांसद बनते थे तो मुझे लगता था कि क्या क्या कमियां रहती हैं हमारी, अच्छा ऑब्जर्व। एक सांसद के नाते इनको क्या करना चाहिए, एक सांसद के नाते किस तरह से किस विषय की क्या आवाज उठानी चाहिए, एक सांसद के नाते कांगड़ा चंबा को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, उसके लिए क्या विजन होना चाहिए, ये मैं सोचता रहता था, ऑब्जर्व करता था कि अब शांता जी जैसे सांसद और मंत्री रहे हों, उसके बाद इतने सीनियर लोग सांसद रहे हैं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता था अब नोबडी इज परफेक्ट, हम्म। कहीं ना कहीं कोई कमी तो रहती है। जी। और मेरी एक आदत थी कि मैं एक बड़ा जागरूक कार्यकर्ता, तो मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता था कि क्या कमी रह गई, क्या पूरी होनी चाहिए। जब मैं सांसद बना तो मैं जो जो ऑब्जर्व करता था, मेरी पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जगत प्रकाश नड्डा जी ने, और जो भी शीर्षस्थ नेतृत्व है हिमाचल प्रदेश का, जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, हमारे बिंदल जी, संगठन मंत्री जी, इन्होंने मुझे मौका दे दिया। अच्छा। जो जो मैं ऑब्जर्व करता था वो मैंने लोकसभा में बा आवाज़े बुलंद उठाया है, ये मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। अब मेरे हाथ में तो कर्म है, कर्मण्य अधिकारस्ते हमने मां स्टार्टिंग में समेत कहा था, रचना। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आपने नहीं किया, फल बाद में मीठा मीठा। इसलिए फिर मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का और विशेषकर मेरे लोकसभा क्षेत्र का, अगर इकोनॉमी हिमाचल की स्ट्रेंथन करनी है, केवल एक ही क्षेत्र है, टूरिज्म। टूरिज्म, पर्यटन। कैसे करेंगे? क्योंकि ये सारी बातें करते हैं,
हिमाचल कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने टूरिज्म कैपिटल बना दिया कांगड़ा को, और सभी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें टूरिज्म में कुछ किया जाए, लेकिन सिर्फ भाषण तक या बोलने तक सीमित होता है, वो धरातल पर नहीं उतर रहा है। क्योंकि आप भी जो बातें कर रहे हैं, खासकर रेलवे की, ब्रॉड गेज की, अच्छी बात है कि पहली बार वो थोड़ा सा धरातल की तरफ गया है, वो डीपीआर बन गई है उसकी, अब आगे बजट सेंक्शन होगा, ये सारी बातें हैं, ये खैर पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। लेकिन कांगड़ा चंबा जो पार्लियामेंट है हमेशा अनदेखी का शिकार रहा, चाहे शांता जी एमपी रहे, चाहे चंद्र कुमार जी एमपी रहे, चाहे सुशांत जी एमपी रहे, और दूसरी तरफ हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उसको बड़ा कुछ मिला, उसको वंदे भारत मिली, उसको पीजीआई का सब सेंटर मिला, एम्स मिला, एनआईटी हमीरपुर मिला, बीजेपी के राज में बहुत कुछ मिला, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों अनदेखी का शिकार रहा बीजेपी के टाइम पे। उसमें कारण मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो हम डिमांड करने से पहले उसका आधार तैयार करें। जैसे मैंने पर्यटन की बात की, ठीक है जी, मैंने सीधा लोकसभा में ये नहीं कहा कि धौलाधार तक टूरिस्ट को पहुंचा दो। पहले टूरिस्ट को लेके कैसे आना है अपने हिमाचल प्रदेश में, उसका आधार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। टूरिस्ट को कांगड़ा में कैसे लेके आओगे, टूरिस्ट को चंबा लेके कैसे जाओगे, उसका आधार तैयार करो ना। हमने तो चंबा के लिए भी ट्रेन मांगी, मैंने मांगी चंबा के लिए ट्रेन, हमें भी लग रहा था क्या बोल रहे हैं आप। मैंने मांगी ट्रेन, ये मेरा अधिकार है। लॉजिक क्या दिया उन्होंने, पूछा नहीं कि यार डलहौजी में क्या बोल रहे हो आप। मैंने लॉजिक दिया ना, क्या लॉजिक दिया? उन्होंने पूछा मुझे, जब अधिकारी थे, उन्होंने कहा जी कि आप फिलहाल चंबा की बात रहने दें, ये कांगड़ा की जो ये आपकी बड़ी जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि मैंने कहा कि कांगड़ा मेरी लोकसभा में नैरो गेज एक ट्रेन है, वो भी साल में 6 महीने बंद रहती है, हिचकोले खाते हुए चलती है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन है, और अंग्रेजों के जाने के बाद 1 इंच भी, अमृत काल हमने मना लिया है आज़ादी का, लेकिन 1 इंच भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। इसमें रेल मंत्री ने कहा कि बहुत जेन्युइन डिमांड है आप, और इसके लिए उसका थोड़ा आपको रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने चंबा की बात की। अच्छा, चंबा की बात मैंने इसलिए की कि यदि हिमाचल प्रदेश में कल्चरली सबसे रिच कोई जगह जिला है, चंबा है। चंबा के लोकगीत, चंबा की संस्कृति, चंबा की इतनी मीठी भाषा, और चंबा का इतिहास देखिए ना आप। चंबा का थाल, चंबा का रुमाल, 2 पद्मश्री अवार्डीज चंबा के, 2 पद्मश्री जी। और अगर आप जाएं कभी चंबा में, लक्ष्मी नारायण की वो जो मूर्ति है उसको देखें जरा कभी आप जाके, आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे, सम्मोहित हो जाओगे। इतनी जबरदस्त पॉजिटिव वाइब्स उस मूर्ति से निकलती हैं, मैंने महसूस किया है। अच्छा, महसूस किया मैंने वहां उनके सामने बैठ के, प्रभु के सामने। लेकिन कहाँ हम टूरिस्ट को पहुंचा पाते हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जरूरत। तो कितने और मैंने रेल की बात की, आपने रेल की बात की जी। उन्होंने कहा जी कि बहुत हाई ग्रेड है, वहां तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस बात को तो आप अभी जोर मत ही दे। मैंने कहा जी शिमला में ट्रेन पहुंची कि नहीं पहुंची? 2 साल पहले। और उस समय पहुंची जो टेक्नोलॉजी, हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बाबा भलकू का नाम सुना होगा आपने, जी एक फकीर थे, जी। उन्होंने सर्वे किया था सारा। वो लाठी लेके आगे के चलते थे और अंग्रेज पीछे पीछे चलते थे, ट्रेन शिमला पहुंचा दी। फिर मैंने पूछा अधिकारियों को, मैंने कहा कि चंबा शिमला से ऊंचा तो नहीं है? जी। अगर शिमला पहुंच सकती है ट्रेन, तो चंबा क्यों नहीं पहुंच सकती? आप कभी सर्वे तो करवा के देखिए। और फिर आप क्यों दिनेरा की तरफ जाते हो? आप माधोपुर से रावी के किनारे किनारे सर्वे क्यों नहीं करते हो? वहां तो कोई चढ़ाई नहीं है, वहां कोई ग्रेड नहीं है। उत्तरधाम की बात। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। मेरा तो ये मानना है सुनील जी, कि यदि आदमी की नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है और वाणी में यदि दम है, तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। क्योंकि जो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि
क्योंकि लंबा काम है ना ये, हम बीज भी बो देंगे तो पौधा तो लगाएंगे ना। क्योंकि सेम प्रयास जो था शांता जी ने किया, इतने कद्दावर लीडर है वो, और उन्होंने भी रेलवे पे बहुत बात की, संसद से लेके सड़क तक, और वही बात आप कर रहे हो। लेकिन चलो, आपके सदन में आवाज़ उठाने के बाद कम से कम डीपीआर बनना शुरू होगी, नहीं, उसका बन गई। मैं मिलूंगा अब जाके रेल मंत्री महोदय से, उनका धन्यवाद करेंगे, जितना हुआ है उसका धन्यवाद करेंगे, और आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन है उनके साथ मेरे पास है, लॉजिक है, मैं जाऊंगा मिलूंगा उनसे। और मेरी तो कोशिश है माननीय प्रधानमंत्री से मिलके उनसे भी प्रार्थना करेंगे उनसे बात। अपने क्षेत्र के लिए, तो जहां जाना पड़े वहां जाएंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट की बात करें अगर हम, तो कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का मामला बड़ा लंबे अरसे से अटका पड़ा है, और पहली बार खासकर ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसकी एक्सपेंशन को लेकर एक स्ट्रिक्ट कदम उठाए, और इसको अधिसूचित कर दिया, कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को, और कुछ गांवों में मुआवजा भी दे दिया। लेकिन अभी पैसे की कमी की वजह से 14 गांव में से 4 या 5 के आसपास गांवों में पैसे इन्होंने दिए हैं, बाकी गांवों में पैसे नहीं दे पाए क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं। तो एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को लेकर जो धन की कमी है, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर पा रहे हो कि केंद्र से पैसा लाया जाए और उसमें जो पैसे की कमी है इसको पूरा करके कांगड़ा एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे धर्मशाला को और ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है बेटर हो जाए। ने उसमें पीछे प्रधानमंत्री जी आए थे, तो बाई चांस इनफॉर्मल मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से हमारी हुई थी, तो उन्होंने इस विषय को रखा था वहाँ हमारी बातचीत में ही। अच्छा। तो उसमें हमने कहा था कि आपको जो लगता है कि जो सांसद हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे ध्यान में लाइए, हमें बताइए, जाके दिल्ली बात करेंगे। तो ये इस मामले पे तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस मामले में तो इम्पोर्टेंट मामला है एक आप जी जी। कांगड़ा एयरपोर्ट का। तो इसमें आपको लगता है कि पैसा अगर मतलब आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते इसमें क्या, कि दिल्ली में जाके मिले, एविएशन मिनिस्ट्री से मिले, मिनिस्टर से मिले और वहाँ पे मांगे? इसका जवाब देने से पहले मैं एक और आपके मामले में मामला ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके, कि टूरिज्म की बात की ना, इस लोकसभा क्षेत्र में चारों देवियां मेरे लोकसभा क्षेत्र में है, और विश्वविख्यात शक्तिपीठ है, विश्वविख्यात शक्तिपीठ। जी, विश्वविख्यात है। मैं जो मंत्रालय की टूरिज्म एंड कल्चरल कमेटी होती है, कंसल्टेटिव कमेटी में, उसका भी मेंबर हूँ। जी मैंने इतने जोरदार शब्दों में ये सब बातें उठाई हैं वहाँ, जी चाहे वो रेल के लिए मैंने बात की, आपने सुना होगा जी लोकसभा जो मैं बोल रहा हूँ, जी जी, मैं तभी और उसके बाद तो मैं अनुराग ठाकुर जी को साथ लेके गया, उनके नेतृत्व में भी मैं मिला अच्छा अनुराग ठाकुर जी के साथ, अच्छा। कि इनके लोकसभा से वंदे भारत क्यों देवियों के चरणों में क्यों नहीं आ सकती, वो भी बात हमने रखी है। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि आपने कहा कि अपने लेवल पे कैसे हो सकता है, कि एक प्रसाद योजना है, केंद्र पैसा देता है, और दुर्भाग्य से मेरे लोकसभा क्षेत्र के विश्वविख्यात शक्तिपीठों में से कोई भी शक्तिपीठ प्रसाद योजना में नहीं है, अच्छा केवल चिंतपूर्णी है। अच्छा मैंने रखा वहाँ, अच्छा। मैं कि लॉजिक दीजिए कि क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा आप बोल रहे हैं, इतनी अच्छा आप अपना वकालत कर रहे हैं अपने केस की, लेकिन बात वहां खत्म होती है। मंत्री महोदय ने कहा कि रेजोल्यूशन प्रदेश की सरकार की ओर से आना पड़ेगा। हम्म। सरकार ने रेजोल्यूशन नहीं दिया। अच्छा लक्ष्मी नारायण मंदिर विश्वविख्यात मंदिर है, मैंने उसकी बात की चंबा में, अच्छा भले ही माता विश्वविख्यात मंदिर। अच्छा। फिर देवी कोठी जगती जोत बोलते हैं उसको, जी कोई भी इस योजना में नहीं है। क्यों? ये बात रखी हमने। अच्छा। स्वदेश दर्शन योजना, हम्म। कांगड़ा तो चलो एक्सप्लोर्ड है, जी व्हाट अबाउट चंबा? स्वदेश दर्शन योजना में चंबा क्यों ना है? टूरिज्म की दृष्टि से केंद्र पैसा देगा, जी। रेजोल्यूशन प्रदेश की सरकार की ओर से जाएगा, तब बात बनेगी। ये ढिलाई बरत रही है स्टेट गवर्नमेंट। जी। अब आपने मुझे प्रश्न किया, बदले मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जी ये भावनात्मक मुद्दा है कांगड़ा चंबा के युवाओं का।
ये कंसीव तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है ना ये। किसी के टाइम पे हो हम्म मैं तारीफ करूंगा। हम्म पैसे किसने दिए? नरेंद्र भाई मोदी ने। 256 करोड़ रुपया पड़ा है, आपके ध्यान में होगा। हाँ मेरे ध्यान में है। लेकिन क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही 30%। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे, मैं पूछना चाहता हूँ। एक भावनात्मक मुद्दा है। स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कांगड़ा चंबा के युवाओं को घर द्वार शिक्षा का एक हब मिल रहा है। बस स्टेट गवर्नमेंट का पैसा। धर्मशाला के लिए आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बाद में 70% देरा में भेज दी। ठीक है, देरा भी तो हमारे बीच में ही है, हिमाचल का क्षेत्र है, हिमाचल का क्षेत्र। हम स्वागत करते हैं। हम्म लेकिन जो 30% बची है वो क्यों नहीं आप खोल रहे हो? क्या जवाब है आपके पास? पैसे नहीं है बोल रहे हैं। 30 करोड़ 30 करोड़ रुपया नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, नहीं दे रहे, बोलते पैसे नहीं है। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इससे बड़ा अन्याय कांगड़ा के साथ क्या हो सकता है, मुझे बताइए। मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, नहीं लॉजिकली बोल रहे मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये लॉजिक है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ कांगड़ा चंबा, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हो। तो ये विचार तो करना पड़ेगा ना जी आने वाले समय में। जी, आपने अनुराग जी की बात की, तो जब से आप सांसद बने हैं तब और उससे पहले से भी आपकी अनुराग जी के साथ नज़दीकियां काफ़ी बड़ी हैं। शांता जी और धूमल जी के बीच में हमेशा राजनीतिक विरोध रहता था और आप शांता जी के काफ़ी समर्थक थे। लेकिन अब सांसद बनने के बाद आपने अनुराग जी के साथ काफ़ी नज़दीकी रखी है, उनके नेतृत्व में मिल रहे हैं आया दिल्ली में, तो वो क्या वजह है? देखिए ऐसा है, जयराम अनुराग के साथ कम दिखते हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयराम जी हिमाचल प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी जो छवि है, उनकी जो शालीनता है, और जिसको कहते हैं कि लीडर विद डाउन टू अर्थ, उसमें क्या मुकाबला है उनका। और मैं तो उनकी जो वो थी उसमें मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, हम्म तो वैसा नहीं है उनके साथ कि मैं तो सबका सम्मान करने वाला हूँ। अनुराग ठाकुर जी सदन में हमारे नेता हैं, 5 बार के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, और वो यूथ आइकॉन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो उन कार्यकर्ताओं में से हूँ कि जिसकी जो गुण है, उस गुण का खुल के व्याख्यान करने वाला कार्यकर्ता हूँ मैं। तो इसलिए अनुराग ठाकुर जी का मार्गदर्शन भी मिलता है, उनके साथ बैठते भी हैं, कॉफी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, और समय समय पर वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और जब मैं लोकसभा में बोला था तो सबसे पहले उनका ही मुझे टेलीफोन आया कि आपने बहुत अच्छा बोले आज आप। तो वो प्रोत्साहित भी करते हैं। अच्छा। और जयराम ठाकुर जी हमारे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हाल ही में वो बाकी बाकी बिंदल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, संगठन के शिल्पी के नाते मैं बता सकता हूँ। और संगठन मंत्री जी हमारे, मतलब कि संगठन के प्रति इतना समर्पण है उनका, सिद्धार्थन जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक है, जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, अन्य सभी नेता, कांगड़ा के हमारे बहुत से नेता, सब लोग हम एक हैं। बिल्कुल भी हो सकता है मीडिया को थोड़ा मसाला चाहिए होता है, वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी खैर बोल देते आपने हैं, कुछ भी पूछते हैं। एकता की बात की, लेकिन जयराम जी भी मंडी में थे तो अनुराग जी का वहाँ पे एक प्रोग्राम था और वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री बनने के नारे लगे। और उसके बाद जयराम जी ने रिएक्ट भी किया और ख़ासकर वो काफ़ी चढ़ा भी, मतलब मीडिया में वो चीज़ें भी आई। खैर वो उन्होंने ही कहा था, तो उसके बाद शायद बीजेपी की मीटिंग्स में भी कहा गया कि इस तरह की बातें ना हों पब्लिकली तो ज़्यादा बेटर है। और उसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी थोड़ा उठाया कि भाई भाजपा जो 5 गुटों में बटी है, विंद्र गुट, जयराम जी, जयराम गुट, अनुराग गुट, नड्डा गुट, इस तरह। भाजपा का केवल एक गुट है और उसका निशान है कमल, बस। और बाकी तो अखबारों में कोई कुछ लिखता तो लगता नहीं कांगड़ा एक लीडरलेस हो चुका है बीजेपी में, जो
काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और उस तरह से लीडरशिप भी उस लेवल पे उभर नहीं पाई, जबकि बाकी जैसे मंडी है, आपका हमीरपुर है, कई बाकी जो इलाके हैं शिमला, मतलब सब जगह से लीडर उभर के आए, लेकिन यहाँ से इस पार्लियामेंट क्यों कांगड़ा में क्यों लीडर्स नहीं है? आपको किसने बोल दिया? नहीं, आप बताइए ना, यहाँ से ना स्टेट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, ना यहाँ से सीएम बन रहे हैं, उसी से थोड़ा लगता है। स्टेट प्रेसिडेंट बन के ही लीडर बना जाता है? बताइए मुझे। नहीं, एक लीडरशिप तो मिलती है। देखिए ना, तो राजीव भारद्वाज जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने ही सांसद बना के भेजा ना। विपिन परमार जैसे एक कार्यकर्ता को पार्टी ने पहले मंत्री बनाया, फिर विधानसभा अध्यक्ष बनाया। क्या वो नेता नहीं है? नहीं, नेता तो वैसे बहुत है। विक्रम ठाकुर जैसे लीडर को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं उनको, और मैं फख्र महसूस कर रहा हूं उनकी तारीफ करते हुए आपके चैनल से, कि वैसा बेबाक नेता और दिल का इतना साफ नेता मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। लीडर नहीं है। नहीं तो उस पार्टी का प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष रहा, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, इतना महत्वपूर्ण विभाग था, कांगड़ा से ही तो है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस लेवल पे तवज्जो नहीं दी गई कांगड़ा को, जिस लेवल पे कांगड़ा 25% ऑफ हिमाचल प्रदेश है। जो कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्र है, टोटल हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके एक चौथाई कांगड़ा है, तो उसमें उस तरह से लीडरशिप नहीं मिल पाई शांता जी के बाद कांगड़ा को। देखिए, जो शांता जी का जो स्ट्रेचर था, उनका जो कद था, ठीक है जी, उसके विषय में तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता है वो उस पर कोई व्याख्यान करे। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता कांगड़ा की देखभाल कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं बनना, इसमें मुझे लगता है कि ये पार्टी का एक समग्र विचार होता है, समग्र सोच होती है पार्टी की, केंद्र का नेतृत्व भी और प्रदेश का नेतृत्व भी। वर्तमान परिस्थितियों में कौन किस पद के लिए फिट है, उस पर विचार करते हैं, उस पर निर्णय करते हैं। मैं लीडर की बात सर इसलिए कर रहा था, बेसिकली जब लीडर बनता है कोई, जैसे नड्डा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री बने, अनुराग जी हैं, धूमल जी वहाँ से सीएम बने, जयराम जी मंडी से मुख्यमंत्री बने, तो जब ये बड़े पद मिले तो वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए पार्लियामेंट्री में, और कांगड़ा में ना बनने की वजह से क्या हुआ कि उस तरह से बड़े इंस्टीट्यूट नहीं आ पाए जब बीजेपी का टेन्योर रहा। मैं उस विषय में बात कर रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे ये लीडरशिप देनी चाहिए कांगड़ा को? दिस इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। ये तो मैं बड़ा छोटा हूँ इस मामले में कोई टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन ये पार्टी का जो हाई कमांड है वो विचार करता है, और वो जो निर्णय करते हैं वो सबको मान्य होता है। बाकी कांगड़ा का जो अपना रुतबा है उसको कौन नकार सकता है? सरकार तभी बनेगी जब कांगड़ा खड़ा हो जाएगा। आप दो लोग कांगड़ा में ना, दो लोगों की ग्रूमिंग हो रही है हाईकमान से, और ग्रूमिंग हमेशा जब चुनाव आने से पहले ग्रूमिंग की जाती है बीजेपी हाईकमान की ओर से। आप और इंदू जी की ग्रूमिंग हो रही है एक तरह से, एक लीडरशिप में एक अच्छी लीडरशिप बनाने की। और जब विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद बिल्कुल सरप्राइज करता है हाईकमान, चाहे चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर या कोई बड़ा पद देने को लेकर। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें, आप हैं, इंदू जी हैं, आप दोनों में से किसी को ग्रूम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और मैं तो बड़ा उस प्रभु का भी और मोदी जी का भी और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे इस छोटे से कार्यकर्ता के जिम्मे इतना बड़ा काम उन्होंने लगा दिया, और मैं उसी काम में लगा हूं। मैं कभी ये सोचता ही नहीं, ये अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पिछले 38 साल का, और आप तो बड़े पुराने हमारे मित्र हैं इस समय, चाहे वो आप एक जर्नलिस्ट के रूप में मुझे प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे मित्र भी हैं, आपको पता है। तो आप मेरा जो नेचर है, मेरी जो प्रकृति है, आपको भली भांति आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो इन चीज़ों के बारे में कभी विचार ही नहीं करता, क्योंकि समर्पण यदि करना है, अगर संगठन समर्पण कहीं भी करना है, चाहे वो प्रभु के सामने समर्पण कर दो, चाहे वो पार्टी के सामने समर्पण कर दो, चाहे अपने माता पिता के सामने समर्पण कर दो, चाहे समाज के सामने समर्पण कर दो, समर्पण कभी शर्तों पे नहीं होता। उसमें 3 ही शर्तें होती हैं: ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण। और मैं सदा इन चीजों की तरफ ध्यान देता हूं।
मैं कभी सोचता ही नहीं। मुझे आज तक जो भी मिला, मैं बड़े बेबाकी से आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, 38 सालों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। आज तक मुझे जो भी मिला, चाहे संगठन में चाहे सरकार में, चाहे वो खट्टा था चाहे वो मीठा था, कड़वा भी था, कई बार कड़वा मिला, लेकिन मैंने उसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया। मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित कर दिया है। वो पार्टी सोचेगी कि किस स्थान पर डंडा लेके सिपाही के रूप में पार्टी ने खड़ा करना है, वहां खड़े हो जाते हैं। अब आप बात करते हैं आपके नूरपुर विधानसभा क्षेत्र, जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ की। रणवीर सिंह निक्का जो विधायक है वहाँ से, बड़े फेवरेट आपके एमएलए हैं, वो क्यों? उफ, एमएलए तो बाद में है, हमारा छोटा भाई है वो। क्योंकि उनके प्रति बड़ा आपका स्नेह रहता है। स्नेह मेरा इसलिए रहता है कि उसका सबसे बड़ा गुण है वो विनम्रता है। हम्म। जमीन पे रहने वाला वो कार्यकर्ता है। विधायक बनकर भी आप महसूस ही नहीं कर पाओगे कि वो कोई विधायक है, उसका में अंदर को वैसी बू आ गई है या ऐसा कोई उसको अहम हो गया है, एरोगेंस आ गई है, कहीं महसूस नहीं मैं करता। और प्रभु की बहुत कृपा है उसके ऊपर, हर मामले में कृपा है। ऐसी स्थिति में कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इसलिए उसको बहुत पसंद करता हूं कि वो एक विनम्र कार्यकर्ता है और दूसरा अपनी जेब से गरीब की सेवा करने वाला कार्यकर्ता है। भाई साहब, 5 रुपए निकालने पड़ जाएं तो मुश्किल हो जाती है। और मैं देखता हूं कि वो गरीबों के साथ जो उसने चुनाव के समय वायदा किया था, अपनी जेब से उनको सरिया देता है, सीमेंट देता है, रेत देता है, बजरी देता है, और उसका अमाउंट कम से कम 1 लाख के आसपास हो जाता है। वो करता है, तो इसलिए मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और हमारा भी बहुत सम्मान करता है वो। तो इसलिए मैं कभी भी नूरपुर में कोई कार्यक्रम करना हो, मैं अकेले कभी नहीं करता। अच्छा। किसी कार्यक्रम में अगर कोई मुझे बुलाए तो मैं पहले उसको भी बुलाओ तब आऊंगा। अच्छा। कोई पार्टी का कार्यक्रम तो छोड़ दो, वो तो अकेले मैं करता ही नहीं। अच्छा। सोशल गैदरिंग में भी बोलते मैं उसको भी बुला लो। अच्छा। तो एक बड़े भाई के नाते जो मेरा धर्म है उनके प्रति, उसको मैं निभाता हूँ, और एक छोटे भाई के नाते उसका जो धर्म है वो भी पूरी तरह से। इसकी वजह से कहीं राकेश पठानिया जिसे दूरी तो नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, मेरी दूरी तो किसी से नहीं होती। मैं तो कभी भी उनसे उनके आसपास नहीं दिखते आप, मेरे वो राकेश पठानिया जी के साथ बड़ा कम दिखते हैं आप। मेरा मेरा किसी से वैमनस्य नहीं होता। मेरा किसी से वैमनस्य नहीं होता। राकेश जी के साथ जब भी कभी आमना सामना बैठकों में हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसा विरोधाभास नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं है। कभी हुआ ही नहीं। कृपा आपने 38 साल मेरा राजनीतिक जीवन देखा होगा, और कितने दौर से मैं गुजरा हूँ। कोई कोई और होता तो शायद छोड़ के भाग गया होता, लेकिन नेतृत्व का आशीर्वाद था और उनका जो सीख थी। मैंने कहा कि संगठन के आराधन में साधक बन अभिराम चलूं। तो हालांकि मोदी जी को मुझे जानते थोड़ी नहीं थे, उन्होंने कहा यही करते रहो। वो हमने गांठ बांध लिया, पल्ले बांध लिया। तो इसलिए जब संगठन के आराधन में कोई चल पड़ता है तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। कौन आपको दुखी कर रहा है, कौन आपको खुश कर रहा है, ये चीजें फिर दिमाग में रहती नहीं। मेरा लक्ष्य ही सबसे बड़ा, मैंने कहा ना कि मैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो मुझे पसंद ही नहीं थी। विधानसभा का टिकट, में एक और आपको राज बता दूं कि मुझे टिकट दिया जा रहा था विधानसभा का नूरपुर से, जब राजेश रानी जी को टिकट नहीं दिया गया। अभी ये 2022 की बात कर नहीं नहीं, पहले की बात, 2017 की, जब रणवीर सिंह निक्का को पहली बार टिकट मिला, 2012 की। अच्छा। सबका कंसेंसस था और मैं उस कमेटी का मेंबर भी था। अच्छा। आई रिफ्यूज्ड, अच्छा। क्योंकि मेरा शौक ही नहीं था। अच्छा। मेरा बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा। हाँ, ये था कि कभी इन केस, मेरा माई फर्स्ट लव इज ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। मेरा पहला प्यार ही संगठन है। लेकिन कभी दिमाग में आता, इन केस कभी ऐसा आ जाए तो कोई मुझे पूछे कि आप क्या करना चाहते हो, तब मैं कहता था कि लोकसभा। मतलब कुछ और होता है। तब मेरा था कि लोकसभा, अगर कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है तो लोकसभा में। अगर तैरना है तो समुद्र में तैरो ना जाके। और देखिए, उस प्रभु की कृपा, मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इनकी पैनी निगाहें, ये धैर्य जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, इन सब की पैनी निगाहें कि मुझे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो
काम ही पर्दे के पीछे रह के करने वाला कार्यकर्ता है। उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में, इस महान सदन में, जहां विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी बैठते हैं, वहां बोलने का सौभाग्य दे दिया। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये तो इन चक्करों में मैं पड़ता ही नहीं कि कौन टांग खींच रहा है, कौन हाथ पकड़ रहा है। मैं तो सिर्फ संगठन के विषय में सोचता हूँ, उस काम में लगा रहता हूँ। शांता जी बड़ी तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली बहुत ज़बरदस्त है। आपको क्या लगता है? मैं मैं शांता जी का भक्त हूँ, ठीक है जी, लेकिन अब उन्होंने किस संदर्भ में बोला उस विषय में, तो वो इतने बड़े नेता है, मैं नहीं कुछ भी बोल सकता। वो तो ये प्रश्न आप उनसे ही कई प्रश्न कई बार कुछ डिसीजन होते हैं, तो डिसीजन जब उनको अच्छे लगते हैं तो तारीफ करते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है ना कि जो सुक्खू जी ने एक बार तारीफ किया था कि मैं कांगड़ा को पर्यटन, क्या बोला था उन्हें, पर्यटन का हब बनाना चाहता हूँ, और दूसरी राजधानी को लेकर पर्यटन में टूरिज्म कैपिटल टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहता बनाना हूँ, और फिर चाहता हूँ। बना भी, उन्होंने वो भी अनाउंस भी कर दिया कि मैं हमने दे दी टूरिज्म तब कैपिटल। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिस दिन धरातल पे ये टूरिज्म कैपिटल उतर जाएगी, आई विल बी द फर्स्ट मैन हु विल कंग्रेचुलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने कहा था उस समय, क्योंकि मेरा तो मानना ही है कि भलाई अगर कहीं हो सकती है हिमाचल प्रदेश की, तो टूरिज्म से हो सकती है, भलाई वहां से हो सकती है। लेकिन अभी तक धरातल में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको गिना दिया। नहीं, जैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे बड़ा काम कर रहे हैं वो, जैसे मान लिया स्कूल्स खोल दिए थे फालतू के, वो बंद कर दिए। कई जगह फालतू का पैसा जा रहा था, वो बंद किया। इन केयर का पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेवजह जा रहा था, वो बंद किया। या इस तरह की, जैसे जो प्रोजेक्ट है एक हाइड्रो का, उसका वो केस जीत के लाए हाई कोर्ट में, उसमें 250 करोड़ के आसपास उनको बेनिफिट मिला। कहाँ लगाया वो, उसका देना जवाब। लगाया कहाँ? अगर तो कांगड़ा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगाया तो मैं तारीफ करूंगा। नहीं, जैसे कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर उन्होंने भी आई थिंक 400 करोड़ के आसपास उन्होंने दे दिए है ना, क्योंकि आप तो खैर उस कमेटी को चेयर भी करते हैं, तो कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए तो उन्होंने 400 मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 साल हो गए ना, 3 साल, 3 साल हो गए हैं। टूरिज्म कैपिटल के लिए धरातल पर क्या है? वही तो क्या। मैंने 4 चीजों आपको गिनाई है। हम्म। रिसोर्स मोबिलाइज करिए, हिमाचल प्रदेश की जरूरत है। जी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारी विश्वविख्यात सिद्धपीठ हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ करने की, केंद्र पैसा देगा। नहीं, वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो उससे तस्वीर ही बदल जाएगी पूरे हिमाचल की, और उसके लिए खैर उन्होंने पैसा भी दिया है। इसके ये लिए एक बड़ी बात शुभकामनाएं उनको, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पर लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इसके लिए क्या किया आपने? चंबा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या लगता है वो क्या कर सकते हैं यहाँ के लिए? क्या नहीं कर सकते? सब कुछ रेजोल्यूशन तो हिमाचल सरकार ने भेजना है, आगे हमारी जिम्मेवारी है। आपने बताया जो केंद्र सरकार की हाँ, योजनाएं हैं, हमारी जिम्मेवारी आगे। लेकिन जब तक किस प्रदेश चीज का रेजोल्यूशन भेजे वो, जैसे आपने बताया? प्रसाद योजना का रेजोल्यूशन भेजे, स्वदेश दर्शन का रेजोल्यूशन भेजे। अब रेल के लिए करना है तो उसका भी तो रेजोल्यूशन को भेजना पड़ेगा। आपने बात की उनसे पर्सनली? मैं की बात, मैं मिला था अभी, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की थी। फिर उन्होंने क्या बोला? नहीं, वो तो इनफॉर्मल टॉक थी हमारी। मैं तो फॉर्मल टॉक हुई आपकी कि फॉर्मली मैं जाऊंगा मिलने, अब समय लेके जाऊंगा मिलने। इन सब चीजों का जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा रेजोल्यूशन भेजिए दिल्ली। हम लोग लड़ेंगे ना वहां जाके, सभी सांसद लड़ेंगे। हम्म। कब तक जिला कांगड़ा पीछे रहेगा, मुझे बताइए। अगर धूमल जी और सुक्खू जी के बीच तुलना करनी हो बतौर सीएम, तो आप क्या दोनों में डिफरेंस देखते हैं? इसमें तो इसमें डिफरेंस, धूमल जी जो हैं, उनका सबसे बड़ा गुण था हम्म। उनकी एक्सेसिबिलिटी। हम्म। उनको लगता था होगा कि ये व्यक्ति मेरे उसका नहीं है, मेरी पसंद का भी नहीं है, मेरी सोच का भी नहीं है, अच्छा। लेकिन उसके लिए भी वो इक्वली एक्सेसिबल होते थे। मैं एग्जाम्पल हूँ उसका। जब कभी उनके उसमें मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ एचआरटीसी का, अच्छा। हम्म। जब कभी भी हमने कोशिश की उनसे मिलने की, कभी इनकार नहीं किया। और उनके ऑफिस से कॉल आती थी, आप घर मिलना चाहते हैं कि दफ्तर में मिलना चाहते हैं। अच्छा। बस इतना वो एक्सेसिबल हमारे लिए होते थे। काम हो ना हो अलग बात है, अच्छा।
काम करे ना करे वो कोई पता नहीं, पर लेकिन एक्सेसिबिलिटी थी। उस नाते तो धूमल जी का क्या मुकाबला है। आज भी कभी मैं जाता हूँ उनसे मिलने, तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो शायद कभी नहीं जाता था, लेकिन आज मैं जाता हूँ, जब कभी भी मैं वहां से निकलूंगा तो मैं स्पेशल धूमल जी को मिलने जाता हूँ। अच्छा। कि शांता जी, धूमल जी हिमाचल में हमारी धरोहर है। जी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर धरोहर है ये दोनों नेता हमारे। तो वैसे सुक्खू जी की भी है कोई विशेषता लगती है आपको कि नहीं? सुक्खू जी का तो अभी 5 साल हो जाएंगे, उसके बाद उनका वो करेंगे हम लोग। हाँ, उस दिन मैं उनसे मिला, मुझे लगता है कि पहली बार बड़ी आत्मीयता से मिले वो। अच्छा। हाँ, ये गुण तो उनमें है। मिलने की याद। आत्मीयता मतलब कि वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इस तरह से मिले बड़े आपसे? अपनेपन से मिले वो, बड़े अपनेपन से बैठे हम। मुझे लगता है कि करीब करीब हमको 1 घंटा बैठे, सब लोग थे। तो वो तो गुण है उनमें, ऐसी बात नहीं। बाकी तो कभी और तो हमने कभी मैं फॉर्मली तो कभी उनसे मिल नहीं पाया मैं। 1-2 बार कोशिश की थी तो कुछ कारणवश नहीं मिल पाया मैं उनसे। लेकिन धूमल जी की जो एक्सेसिबिलिटी थी, उनकी जो शालीनता थी, और कार्यकर्ता, नीचे तक के कार्यकर्ता का नाम तक पता था, वो गुण केवल उन्हीं में था। मैं आज भी कभी जाता हूं तो मैंने कोई 20 साल 25 साल पहले जो काम किया है, वो धूमल जी मुझे बता देते हैं कि आपने उन दिनों वो काम किया था। अच्छा। आज भी। हाँ जी। और शांता कुमार जी, उनके विजन का क्या मुकाबला है। हिमाचल प्रदेश को बिना 4 आने खर्च किए हम्म। हजारों करोड़ की रॉयल्टी आ रही है, कई सैकड़ों करोड़ की रॉयल्टी आ रही है। सोलह ये सत्रह किसकी सौ करोड़ के आसपास। किसकी किसकी देन है ये। किसी ने सोचा ही नहीं था। किसने सोचा नहीं था पानी भी बिक सकता है। ऐसे विजनरी लीडर हैं शांता कुमार जी। और आज की डेट में भी मैं कभी उनको मिलता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट्स देते हैं वो, लोकसभा में बोलने के लिए, जिनके बारे में हम सोच ही नहीं पाते। अच्छा। एट द एज ऑफ 92। एट द एज ऑफ 92। हाँ, ये धरोहर है हमारी। सबसे एक्टिव पॉलिटिशियन है भी वो हिमाचल है। सबसे एक्टिव है। हाँ। तो बात करेंगे केसीसी बैंक की। अभी पिछले कुछ टाइम से ना केसीसी बैंक का मामला बड़ा अ, उफान पर है। और चूंकि आप चंबा कांगड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है उसके सांसद भी हैं और केसीसी बैंक के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्होंने मामला विपक्ष ने ही मामला उठाया कि पालमपुर में एक होटल है और उसके लोन का मामला उन्होंने उठाया कि वो गलत तरीके से वो आगे चला, लोन बांट दिया गया। और फिर उसके बाद आर एस बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि वो लोन उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने लिया था। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो ओटीएस है, क्योंकि ओटीएस किया था उसके लिए, तो ओटीएस की जो प्रक्रिया थी वो आपके समय में स्टार्ट हुई, कि वो हमारे समय में स्टार्ट नहीं हुई। हम पे एलिगेशन क्यों लगा रही है बीजेपी? ओटीएस की जो प्रक्रिया है, ये बैंक की एक पॉलिसी है। ठीक है जी। इसका जवाब देने से पहले मैं एक बात करूं, कई बार मुझे गिला रहता है, सारे जर्नलिस्ट से भी रहता है गिला, जी। कि जिस समय मैंने ये बैंक संभाला था, जी। 56 करोड़ के घाटे में ये बैंक था। जी। और उस समय आप अमर उजाला में काम करते थे, यहाँ के ब्यूरो चीफ थे शायद। जी। और आपने ही लिखा था कि वेंटिलेटर पर लगे हुए बैंक के एक डॉक्टर के हवाले कर दिया। नहीं, मैंने लिखा था, वो किसी और ने लिखा होगा ऐसा ही। किया था कि मतलब कि बैंक वेंटिलेटर पे है और ये जिम्मेवारी अब एक डॉक्टर को दे दी गई है नहीं नहीं, संभालने की। किसी और ने लिखा होगा। तो 56 करोड़ का घाटा था। ठीक है जी। और उस घाटे को 4 साल में ओवरकम करके 87 करोड़ के प्रॉफिट पे मैं छोड़ के गया था। ठीक है जी। जी। एम्प्लॉयज की प्रमोशन का मुद्दा था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको हाथ लगाने की। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इतनी अधिक लिटिगेशंस थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जो आज एडमिनिस्ट्रेटर है विनोद, आईएएस अधिकारी, जी। वो मेरे साथ एज एमडी आए और मैंने उनको कहा कि यू गो हेड। मुझे पता था ये अधिकारी काम करने वाला है, सख्त सख्त प्रशासनिक अधिकारी है। मुझे को पता था ये अधिकारी काम करने वाला है। और फिर जब चेयरमैन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, 2 महीने में करके दिखा दिया। वो हमारे समय में हुआ, डीपीसी मेरे समय में हुई, मैं चेयरमैन था, मैंने उसको चेयर किया। ठीक है जी।
87 करोड़ के प्रॉफिट में बैंक को लेकर आया। 4 बार एक्सीडेंट हो चुकी गाड़ी मैंने 4 साल तक चलाई। मैं भी नई गाड़ी ले सकता था, मैंने चलाई, मैंने नहीं नई गाड़ी ली, क्योंकि बैंक इतने घाटे में और चेयरमैन नई गाड़ी ले ले, उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैंने एक भी एक्सपोजर विजिट नहीं की। कैन यू इमेजिन इट? फॉरेन कंट्री को ही आपने विजिट नहीं? मतलब ही नहीं। फॉरेन कंट्री क्या, मैं देश में नहीं गया। अच्छा, नहीं तो उसको जब- नुकसान नहीं होता जब बाइक एक्सपोजर विजिट नहीं करते हो तो? कुछ नहीं होता, वहां घूमने जाते हैं, कुछ नहीं होता वहां। अच्छा बैंक का पैसा खराब होता है। अच्छा डायरेक्टर लोग दुखी होते थे, अच्छा क्योंकि मैंने कहा बैंक घाटे में नहीं जाएंगे। जब 87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो केवल एक बार गुजरात के दौरे पे हम लोग गए अच्छा 5 दिन के लिए। अच्छा। मतलब इस डेडिकेशन से इस बैंक के लिए हमने काम किया। 87 करोड़ प्रॉफिट आ गया और बैंक की बिल्डिंग देख लो, हर चीज को हमने चमका दिया था, क्योंकि हमारे मन में केवल इस बैंक को उत्थान करने का था। अब आप बात कर रहे हो ओटीएस की, ओटीएस तो बैंक की पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी को बैंक नहीं करता, बीओडी नहीं करती। बीओडी प्रपोजल देती है आरसीएस को, आरसीएस उसको अप्रूव करता है। वो जो पॉलिसी आई, उस पॉलिसी में अलग अलग क्लॉजेज होते हैं। आपको लगता है कि जैसे पॉलिसी आना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। तो जैसे ये पालमपुर वाला मुद्दा था, आपको क्या लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया बेवजह? मैं बताता हूँ आपको उसमें। अब इसमें क्या किया गया, अब तो मैं 3 साल से बैंक में नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या किया, इनको पता होगा। लेकिन हमारे समय में ये इशू आया था। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है एक। हमारे समय में भी लेके आए थे और कोशिश की थी इन्होंने, क्योंकि बैंक का काम क्या है, बैंक की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि बैंक भी ठीक रहे और ग्राहक भी ना मरे। ग्राहक मर जाएगा तो पैसे किससे लोगे आप? सही है। बैंक भी ठीक रहे, ग्राहक भी ना मरे। इसलिए क्या होता है कि ओटीएस पॉलिसी, वन टाइम सेटलमेंट आती है। और वन टाइम सेटलमेंट में क्या होता है कि मान लो कि मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपया और बैंक के पास प्रॉपर्टी है 20 लाख की, प्लेज है जो, तब ओटीएस पॉलिसी नहीं होगी। अच्छा फिर उस बैंक का प्रॉपर प्रोसीजर करते हुए अगर वो लोन नहीं दे रहा तो 3 नोटिस होते हैं। अच्छा। वो सारा 7-8 महीने का प्रोसेस है। अगर वो उसमें कर देता तो ठीक है, नहीं करता तो फिर वो सरफेस ही होती है। अच्छा बैंक उस अपने जिम अपने नाम पे ले लेता है, अच्छा फिर बैंक उसकी नीलामी करता है। अच्छा, ये सिस्टम। ये प्रोसेस है। अगर मान लो कि 10 लाख का लोन लिया और बैंक के पास है 5 लाख रुपया प्रॉपर्टी, फिर बैंक ओटीएस करता है, फिर बैंक ओटीएस करेगा उसकी क्योंकि प्रॉपर्टी कम है, तब जो आ रहा है उसको ले लो, तब आ रहा उसको ले लो। ये है वन टाइम सेटलमेंट। ये हर बैंक में होती है ये, और हमने वन टाइम सेटलमेंट की होगी उस समय, क्योंकि ये अधिकारियों का काम होता है। क्योंकि मेरे तो बड़े सख्त निर्देश थे कि ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर जो हो सकता है उसको करो। ये मामला भी मेरे पास आया था, मैंने बुलाए थे अधिकारी। ये जो पालपुर वाला होटल वाला मामला? मैंने अधिकारी बुलाए अच्छा, कि देखिए इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि संभव नहीं है हमारे पास, शायद आपके टाइम पे ये मामला आया था पालमपुर के होटल का जो बाली फैमिली ने लिया, तो क्या उस टाइम संभव, आपने क्या कहा संभव नहीं है? हाँ, बैंक अधिकारियों ने कहा कि ये संभव नहीं है। मैं कहा फिर संभव नहीं है तो नहीं होगा। अच्छा, ओटीएस संभव नहीं है? हाँ, हम नहीं होगा। अब क्या है, अब बताई तो किया था इसने ओटीएस में तो। हाँ, क्योंकि जो इसने जो स्टेटमेंट निकाली थी, प्रेस नोट निकाला था एमडी ने, केसीसी बैंक के प्रबंधन ने, तो उसमें लिखा था कि ये वर्ष काफी सालों से ओटीएस के लिए अप्लाई कर रहा था। जब से ये स्कीम निकली थी तब से अप्लाई कर रहा था, लेकिन अधिकार है उसका उसका अधिकार है। ये तो जिसका जिसका होटल है उसका अधिकार है, पर लेकिन उसको देखना तो हमारा वो काम है कि वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो उस समय में मुझे लगता है कि जो आया था पर उसके बाद हुआ नहीं था, रिफ्यूज कर दिया था। उसी बैंक को लेकर एक आप पे एलिगेशन लगा था, क्योंकि आपकी हमेशा क्लीन इमेज रही है, आज तक भी क्लीन इमेज है, और उसमें आपको शायद वो मौका नहीं मिला कि उसका उत्तर देने का। इस चीज का एलिगेशन ये लगा था कि इसी बैंक में कि मंडी साइड से एक लोन हुआ था, 20 करोड़ रुपए का लोन हुआ था, अच्छा, है ना, और वो लोन पास कर दिया गया एनपीए। उसका जो हिस्ट्री थी कुछ एनपीए में रहा था बैंक, और उसके बदले फिर जो जो विवेकानंद ट्रस्ट है उसमें 11 लाख रुपया जो दान दिया गया था, और उसके बाद फिर शांता बाजी ने पैसे ही वापस कर दिए गए थे। तो ये एलिगेशन लगा था, और उसमें वन साइड हुआ था, आपकी ओर से कोई उत्तर ही नहीं आया, मतलब
कोई स्टेटमेंट मांगी नहीं गई थी मीडिया की ओर से भी। एक्चुअली ना फालतू की बातों का मैं जवाब देता नहीं ज़्यादा, ठीक है जी, जी क्योंकि आदमी की अपनी कॉन्शियस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो मेरा इमेज है वो आज भी वही है, हाँ आज भी वही इमेज है मेरा। जी जी जी। तो अपने बात मेरा की है तो मैं आपको बता दूं, मेरा पूछने का सिर्फ यही था कि क्योंकि वन साइड वो एक ट्रायल हो गया था। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि वो पहली बात है, वो लोन हमने नहीं दिया था, जी वो हमसे पहले जो स्पैया जी के टाइम उस समय लोन हुआ था, ठीक है, 13 करोड़ का लोन हुआ था। हाँ, उस समय लोन हुआ था। और उसके बाद जब हम चेयरमैन बने हमारे पास मामला आया, हमने उनको कहा कि इसको स्टडी करो, जी जी तो उन्होंने फिर उसको ले लिया आगे। जी जी तो हमने इनकार कर दिया कि ये तो सीएमए वायलेशन है, क्योंकि हम दे ही नहीं सकते, जी जी ये सीएमए वायलेशन है, हम दे नहीं सकते। वो हाई कोर्ट में चला गया, जी जी हाई कोर्ट ने बैंक को डायरेक्ट किया कि इसको एक्सपीडिशियसली इसका मामला देखिए और उसका सर फैसला। हाई कोर्ट से आया था जी, ये नहीं पता था हाँ। सर किसी को। आप बैंक से निकलवाइए ना कागज, हम्म। एक्सपीडिशियसली इसको डिसाइड करिए। अच्छा वो हाई कोर्ट चले गए कि भाई मेरे को लोन नहीं दे रहे हैं, लोन नहीं दे रहे, और हाई कोर्ट ने बोला भाई इनको लोन दो। मतलब कि डिसाइड करो एक्सपीडिशियसली, इस मामले को देखिए, डिसाइड करिए। हमने बोल दिया कि नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारे पास यही था कि नबार्ड को हमने भेज दिया जी कि नबार्ड ही कर सकता उसको, क्योंकि सीएमए वायलेशन थी। तो नबार्ड ने फिर कुछ कंडीशंस लगा के भेजा हमें कि इसको लोन दे सकते हैं आप, जी तब हमने लोन दिया। पर जो लोन था उसमें भी हमने प्रॉपर्टी की एवोल्यूशन की, वो लोन कम कर दिया, अच्छा ये चीज़ आई नहीं थी। वो लोन कम कर दिया, ठीक है जी। जी वो जो 76 करोड़ के आसपास कुछ शायद वो लगाया था, वो 39 करोड़ रुपया उसको अप्रूव किया, जी उसमें से भी 20 करोड़ दिया, उसमें से भी ज़्यादा दिए 20 करोड़ दिए। 20 करोड़ दिया था। और उसके बाद जब उसने नहीं किया तो बैंक की एक पॉलिसी है, परसुएट करते हैं, परसुएशन, जब नहीं किया तो बैंक ने अपना प्रोसेस किया। आज प्रॉपर्टी बैंक के पास है और कागजों में है 75 करोड़ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छा बैंक ने लगाई है। अच्छा बैंक ने लगाई। जी, आप हमेशा बिल्कुल जो आपका स्टाइल है बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं आप, और आपको कभी नहीं देखा हमने कि आपका जो सूट बूट, आपका घड़ी का स्टाइल, आपका एकदम जो आप बास्केट पहनते हैं उसमें बिल्कुल वो इसको क्या बोलते हैं लगा होता है, और अब आपका बालों का स्टाइल भी बिल्कुल एक बाल नहीं हिलता है। वो कैसे आप डिसिप्लिन रहते हो उतना मुझे एक ही शौक है जी है? मतलब शुरू से थोड़ा सा मैंने अपने पिताजी से भी सीखा। मेरे पिताजी बड़े, पिताजी क्या करते थे? अब तो इस दुनिया में नहीं है, जी लेकिन वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जी जॉब करते थे और बड़े, उनका बड़ा एलिगेंस थी उनकी, तो थोड़ा सा वो गुण तो आते ही हैं। जी बाकी बचपन से ये शौक है कि बचपन से बिल्कुल शौक है। टिप टॉप रहना। वैसे मैं ऐसा नहीं कि राजनीति में आने के, नहीं नहीं नहीं, तो आप मुझे कभी कॉलेज में देख लीजिए, तो कॉलेज क्योंकि मैं तो जब से आपको जानता हूँ तब से आप बिल्कुल टिप टॉप रहते हैं हमेशा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दिन हो। कोशिश करते हैं जी चलिए सर, आपके साथ बातचीत करने का बड़ा मज़ा आया, और आपने हर सवाल का बड़ा सादगी से आंसर दिया उसका, और हर तरह के सवाल पूछे आप। आपकी जो राजनीति की यात्रा है, आपकी बचपन की यात्रा है, संघ की यात्रा है, और जो कंट्रोवर्सी थी उसके भी आपने बेबाकी से आपका जवाब, आपने जवाब दिया, और बड़ी सार्थक चर्चा रही। थैंक यू वेरी मच। आप जैसे परिपक्व पत्रकार से बात करके और बड़े लंबे समय के बाद बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। थैंक्स न्यूज़ रडार। थैंक यू।